नमस्कार प्रिय साथियों, आज के सेशन के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के आज हम यूनिट सेकंड को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो सेकंड है आज की हमारी कंप्लीट यूनिट है, क्योंकि इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। आपका जो सेकंड आपका जो यूनिट है इसमें ड्रामा के एलिमेंट हैं जो कि आपको पढ़ना है। तो जितने भी इसमें ड्रामा के एलिमेंट आपके दिए हुए हैं सारे के सारे मैं जो है इसके एलिमेंट आज कराए दे रहा हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा जिससे आपको एकदम सही से समझ में भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर इसका मैंने कंप्लीट कराया है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने जो है बताने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास के माध्यम से हम इसका सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में सेशन को दोस्तों बाद भी शेयर करेंगे। इससे सभी विद्यार्थी सभी जो भी क्लासें हम करा रहे हैं चैप्टर सारी क्लासें ले लें, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलेगा ना ज़्यादा समय लगाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसका सेकंड यूनिट भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका इंग्लिश का है। पेपर आपका जो टाइटल है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा आपको पढ़ना है। पेपर आपका यही नेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो सेकंड आपका कह सकते हो जो आपका यूनिट है इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि एलिमेंट ऑफ ड्रामा, मतलब जो है ड्रामा के इसमें जो तत्व हैं ये आपको पढ़ना है। जैसे कि अथोरियल, इंट्रूजन, ये क्या होता है, कैकोफोनी, सर्कुमलुक्शन, कन्फ्लिक्ट, डिक्शन, एपिलोग, एपिथेट, ये सभी क्या है एलिमेंट हैं ड्रामा के। और इसमें दिया हुआ है इफोनिज्म और इफोनी, मैलापुरिज्म, ये सभी एलिमेंट है ड्रामा के। इन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे, विद एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देंगे जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इसके साथ मैं हिंदी में भी कराता चलूँगा, जिससे जो विद्यार्थी हिंदी में इसको समझना चाह रहे हैं वे अपना हिंदी में समझ लेंगे। तो इसका पहला जो एलिमेंट है एथोरियल इंट्रूजन, क्या है इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले एथोरियल इंट्रूजन का मतलब होता है, अथोरियल जो शब्द है आथर से बना हुआ, आथर मतलब होता है लेखक, ठीक है। तो अथोरियल इंट्रूजन का मतलब होता है हस्तक्षेप, मतलब लेखक का जो हस्तक्षेप होता है किसी कहानी में, किसी स्टोरी में, किसी नाटक में, जो बीच में जब लेखक कोई हस्तक्षेप करता है इसी को हम अथोरियल इंट्रूजन कहते हैं। इसकी परिभाषा है, समझिएगा। इसकी जो परिभाषा है यहाँ से लिखिएगा, अथोरियल इंट्रूजन इज ए लिटरली जो है टेक्निक वेयर आथर डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द रीडर, मतलब जो है ये जो लेखकीय हस्तक्षेप है ये क्या है, इज ए लिटरली टेक्निक, मतलब जो है एक साहित्यिक तकनीक है। वेयर मतलब होता है जिसमें, आथर मतलब होता है लेखक, ठीक है। डायरेक्टली मतलब होता है सीधे, कम्युनिकेट्स मतलब होता है संवाद करता है, ठीक है। विद द रीडर, किससे संवाद करता है, रीडर मतलब होता है पाठक से, मतलब जो पढ़ता है उसको, उससे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, उससे संवाद करता है। और इट्स द बेस्ट वे ऑफ इंसर्ट आथर्स थॉट्स, ओपिनियंस, जजमेंट इनटू रीडर्स माइंड, मतलब जो है ये क्या करता है, जो पाठक से जो संवाद करता है कैसे करता है, जैसे कि यार लेखक के जो विचार हैं, जो उसके मत हैं, जो निर्णय है, जो जजमेंट है, उसको पाठक जो पढ़ने वाला है उसके मन में जो उतारने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो, आपने देखा होगा कि कहीं के बीच में जो कहानियाँ होती हैं, फिर जो कॉमेडी होती हैं, तो इसमें लेखक जो है हस्तक्षेप करता है किसी चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई कहानी में कोई अलग से किरदार आ गया तो उसको फ्लैश बैक में जाके दिखाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये भी होता है उसको सही से समझने के लिए। तो लेखक भी किसी कहानी, किसी कह सकते हो स्टोरी या फिर किसी कॉमेडी में किसी जब हस्तक्षेप करता है उस कहानी को, उस कह सकते हो उस पात्र के बारे में सही से जानकारी देने के लिए, फिर उसके बारे में सही से अवगत कराने के लिए, सही से और कहानी को स्पष्ट लोगों को समझ में आए, उसके लिए जब बीच में हस्तक्षेप करता है लेखक, तो इसी को हम अथोरियल इंट्रूजन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर यहाँ से नीचे और भी लिखा हुआ है कि दिस कैन अक्योर इन नोवेल, कॉमेडी और ट्रेजेडी अथवा एनी अदर जो है जेनर, मतलब जो है या जो है जो लेखिए जो घुसपैठ है, जो लेखिए कह सकते हो इसको अथोरियल इंट्रूजन है, ये जो है उपन्यास में भी देखने को मिलता है, और जो आपके हास्य होते हैं, जो ट्रेजेडी होते हैं, अन्य ये शैली में हो सकता है, किसी भी एक शैली में हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम अथोरियल इंट्रूजन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इतनी आपको लिखना है। अब हम यहाँ से हिंदी में भी समझ सकते हैं इसको अब, कि लेखी घुसपैठ जिसको हम अथोरियल इंट्रूजन कहते हैं इंग्लिश में, ये जो लेखिकी हस्तक्षेप का एक साहित्यिक तकनीक है जिसमें लेखक सीधे जो है पाठक मतलब होता है जो पढ़ता है उसको, जो रीड करता है किसी बुक को या फिर किसी कहानी को, उससे जो है संवाद करता है, या जो है लेखक के विचार, उसके जो मत होते हैं, उसका जो निर्णय होता है पाठक के मन में उतारने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये, ठीक है।
ये जो कह सकते हो लेखिके जो घुसपैठ है, ये सभी शैलियों में देखने को मिलता है, जैसे कि उपन्यास हो गया, हास्य हो गया मतलब कॉमेडी हो गई, ट्रेजिडी हो गई, और अन्य किसी भी शैली में देखने को मिल सकता है या फिर हो सकता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको स्पष्ट करना है। फिर यहाँ से अगला जो यहाँ से इसका एलिमेंट दिया हुआ है कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। कैकोफोनी जो शब्द है ये जो है कैकोज, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड है, ठीक है। कैकोज जो कि ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है बुरा, ठीक है। कैकोफोनी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, आप ऐसा समझिए, एक है कैकोज, दूसरा है जो है फोनी। तो कैकोज जो कि ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है, ठीक है, विच मीन्स मतलब होता है बैड, मतलब जो है बुरा। और फोनी का अर्थ होता है, जिसको फोनी है फिर उसको फोन कहते हैं, फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सो कैकोफोनी मीन्स मतलब होता है बैड साउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बैड साउंड। तो कैकोफोनी क्या है, कैकोफोनी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो है कैकोज प्लस जो है फोन, ठीक है, या फिर फोनी। कैकोज का अर्थ होता है बैड, फोनी का अर्थ होता है साउंड, मतलब जो है हम मिलाकर यदि कहें तो सो कैकोफोनी मीन्स मतलब होता है बैड साउंड, इसी को हम कहते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है बैड साउंड। और यहाँ से लिखा हुआ कि कैकोफोनी इज ए लिटरली टर्म डेट यूज ए ब्लेंड ऑफ अनहार्मोनियस अनहार्मोनियस साउंड। मतलब इसका यह हुआ कि कैकोफोनी एक जो है साहित्यिक शब्द है, ये क्या है, लिटरली वर्ड है या फिर टर्म है, जिसमें जो है बेसुरी ध्वनियों का जो है मिश्रण होता है। बेसुरी मतलब जो किसी चीज का स्वर नहीं होता है, बेसुरी उसको कहते हैं, उसका इसमें कह सकते हो मिश्रण होता है ध्वनियों का। और इसका प्रयोग इट इज यूज ऑफ ऑफ्टेन इन पोइट्री, इसका जो उपयोग है, इसका जो प्रयोग है पोइट्री, ठीक है, पोइट्री का मतलब होता है कविता में, आमतौर पर अव्यवस्था, कठोरता या हिंसा पर जोर देने के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की हम बात करें कि हिज स्लीप वाज ब्रोकन बाय द काकोफोनी ऑफ ट्रैफिक ऑन स्ट्रीट, मतलब इसका यह हुआ। इसके जब हिंदी की बात करें तो सड़क पर ट्रैफिक की कैकोफोनी से उसकी नींद टूट गई। जाहिर सी बात है, सड़क पर जो कि ट्रैफिक होता है तो कोई सो रहा होता है तो सड़क के किनारे, तो उसकी नींद जब टूट जाती है तो इसी को हम कैकोफोनी कहते हैं, मतलब बैड साउंड जिससे मनुष्य को हार्मफुल हो, अब उसको नुकसान पहुंचे, इसी को हम बैड साउंड कहते हैं, ठीक है। कैकोफोनी का मतलब ही होता है बैड साउंड। चलिए यहाँ से इसका भी हिंदी भी समझ सकते हैं कि कैकोफोनी जो शब्द है, कैकोज प्लस जो है फोनी से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कैकोज जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बुरा, फोनी का अर्थ होता है साउंड मतलब ध्वनि। तो कैकोफोनी का जो अर्थ होता है बुरी ध्वनि। तो कैकोफोनी एक साहित्यिक शब्द है जो कि लिटरली आपका टर्म है, जिसमें बेसुरी जो ध्वनि होती हैं, जो कह सकते हो जो साउंड होती है, इसका मिश्रण होता है। इसका प्रयोग जो है अक्सर कविता में आमतौर पर अव्यवस्था, कठोरता या हिंसा पर जो है जोर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें, जैसे कि सड़क पर जो है ट्रैफिक की कैकोफोनी से उसकी नींद टूट गई, ठीक है, इसी को कहा जाता है कैकोफोनी। अब हम अगले जो कि इसके एलिमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, यूफोनी। यूफोनी क्या है, ठीक है, अभी आपने कैकोफोनी पढ़ा है। अब यूफोनी क्या होता है, कैकोफोनी होता है बैड साउंड, यूफोनी होता है गुड साउंड। यूफोनी क्या होता है, गुड साउंड होता है, क्योंकि ये जो है यू मीन्स होता है गुड और फोन से मतलब होता है साउंड, मतलब जो है गुड साउंड, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर ये भी बना हुआ है यू प्लस फोन, फोन या फिर फोन। तो यू का मतलब होता है गुड और फोन का मतलब होता है साउंड, मतलब सो जो है यूफोनी मीन्स गुड साउंड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूफोनी का मतलब होता है गुड साउंड होती है, अच्छी ध्वनि होती है, ठीक है, या फिर जिसको आप कह सकते हो मधुरता, या फिर जो है सुरीलापन या फिर सुरीली ध्वनि। आगे भी यहां से लिखा हुआ है यूफोनी इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ वाबल साउंड, मतलब जो है ये जो है स्वर जो है ध्वनियों के प्रयोग से मधुरता जो है प्राप्त होती है, मतलब जो है वाबल जो होती है, वाबल के स्वर से जो है इसका प्रयोग करने से कह सकते हो मधुरता जो है प्राप्त होती है। फिर आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि वाबल साउंड विच आर मोर easily pronounced that consonant are more euphonious, the longer vowel are the most melodious, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि स्वर जो है, जो स्वर ध्वनियाँ हैं जो व्यंजकों की तुलना में अधिक आसानी से उच्चारित होती है। ठीक है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, जो स्वर होते हैं, जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, इसकी तुलना में अधिक आसानी से उसका प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं, उच्चारित होती हैं और अधिक जो है सुरीली होती हैं, और लंबे स्वर जो है सबसे अधिक जो है मधुर भी होते हैं। ठीक है, इसके यदि हम हिंदी में बात करें तो ये जो यूफोनी होता है इसका मतलब होता है मधुरता पे जो है सुरीलापन, यानी जिसको हम गुड साउंड कहते हैं। तो यू का मतलब होता है अच्छा, फोन का मतलब होता है ध्वनि। तो इस प्रकार यूफोनी का मतलब हुआ अच्छी ध्वनि, अच्छी आवाज़। तो स्वर जो है ध्वनियों के प्रयोग से मधुरता प्राप्त की जाती है, और स्वर जो है ध्वनियाँ जो व्यंजकों की तुलना में अधिक जो है आसानी से उच्चारित होती हैं, अधिक जो है सुरीली होती हैं, लंबे जो है स्वर सबसे अधिक मधुर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण की बात करें, जैसे कि संगीत जो वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत वाले गिटार वगैरह, बांसुरी होते हैं। ठीक है, ये जैसे वाद्य इनसे जो आवाज़ निकलती है बहुत ही मधुर होती है, फिर मधुर लगती है। ठीक है, इसी को हम गुड साउंड कहते हैं। और आपने देखा होगा पक्षी जो होते हैं, जो पक्षियाँ होते हैं, तो पक्षी जो कह सकते हो, जब कह सकते हो सुबह जब इनका जो चहचहाना होता है, या फिर कोयल की जो मीठी आवाज़ होती है, बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही मधुर लगती है। तो इसी को हम यूफोनी कहते हैं। और प्राकृत की जो आवाज़ें होती है, जैसे कि नदी की जब झरना उसका गिरता है तो उसकी जो आवाज़ें होती हैं, या फिर पत्ते की झरझराहट या बारिश की जो बूंदे की जो थपथपाहट होती है, इससे एक सुकून भरी जो साउंड आती है, ये सब अच्छी साउंड के अंतर्गत जो है गिनी जाती है। कभी कभी हमने देखा होगा कुछ व्यक्ति जो है बहुत ही सुरीला बोलते हैं, तो ये सभी जो है गुड साउंड ही कहलाती हैं। ये सभी जो है ड्रामा के एलिमेंट हैं, इस तरह से आपको लिखना है। अब हम यहाँ से अगले इसके एलिमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो कि दिया कि सर्कुमलोक्शन, ये क्या होता है उसको समझिएगा। ठीक है, जिसको हम कपटपूर्ण बातें कहते हैं। कपटपूर्ण इसका मतलब होता है कपटपूर्ण, अभी जो है कह सकते हो कपटपूर्ण, फिर आधी अधूरी या फिर घुमा फिरा कर जो बातें होती हैं, इसी को हम कपटपूर्ण बातें कहते हैं। ठीक है, सर्कुमलोक्शन क्या है? सर्कुमलोक्शन जो है कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड का, जो सर्कुमलोक्शन है ये जो है कहाँ से शब्द आया है? ये लैटिन वर्ड जो कि सर्कुम से, जिसका मतलब होता है सर्कल, एंड जो कि लोक्यू, इसका मतलब होता है टू स्पीक, इससे जो है बना हुआ। तो सो सर्कुमलोक्शन इज स्पीकिंग इन जो है सर्कल्स और गोइंग राउंड एंड जो है राउंड इन ए वर्ल्डी वे विदाउट जो है इवर गेटिंग टू द हार्ट ऑफ मैटर। मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि सर्कुमलोक्शन जो शब्द है लैटिन शब्द जो कि सरकम, जिसका मतलब होता है व्रत, और जो कि लुकवी, लुकवी का मतलब होता है, लुकवी का अर्थ होता है बोलना, तो इनसे इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार सर्कुमलोक्शन का जो अर्थ हुआ है गोल गोल घूमते हुए बिना बात के मूल तक पहुँचे शब्दों के जो है ढेर में गोल गोल घूमते रहना। ठीक है, मतलब जो है जैसे कि कोई आपसे मतलब जो है आप किसी से पूछो कि ये जो है इनका घर किधर है, तो पूरा आपको 2-4 गांव घुमा दे, वहाँ से उल्टा सीधा बताते 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 इतना लंबा रास्ता बता दे, फिर आके बताए, तो इसको कहते हैं सर्कुमलोक्शन। मतलब घूम फिरा कर किसी बात को बताना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कि आपको भूख लगी, ठीक है, तो आप जो है अपने घर में मम्मी से जो है कहें कि जो है मेरा पेट अब जो है अपनी जो है खालीपन की स्थिति से संतुष्ट नहीं है, इस तरह से कहें। जबकि आपको सीधा कहना चाहिए कि मुझे भूख लगी, लेकिन आप इसको ना कह करके जब आप कहो कि अब मेरा जो पेट है खालीपन की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, जब किसी बात को घुमा फिरा कर बोला जाता है तो इसी को हम सर्कुमलोक्शन कहते हैं। ठीक है, गोल गोल घुमाकर किसी बात को कहना। और यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि सर्कुमलोक्शन इज द यूज ऑफ अननेसेसरीली लार्ज नंबर ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया। मतलब जो है ये जो है किसी विचार को व्यक्त करने के लिए अनावश्यक रूप से, मतलब किसी विचार को व्यक्त करने के लिए अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में, मतलब अधिक शब्दों में प्रयोग करना जो है, यही जो है सर्कुमलोक्शन कहलाता है। सिंपल से परिभाषा है इसकी, इतनी आपको लिखना है। तो यहाँ से हिंदी में भी समझ लीजिए इसको, जिसको हम कपटपूर्ण बातें कहते हैं। सर्कुमलोक्शन का मतलब होता है, सर्कुमलोक्शन शब्द जो है लैटिन शब्द सरकम, जिसका मतलब होता है व्रत,
और लोक्वी का अर्थ होता है बोलना, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार सर्कुमलोक्शन का अर्थ हुआ कि गोल गोल घुमाते हुए बिना बात के मूल तक पहुंचे शब्दों के ढेर को गोल गोल घुमाते रहना, इसी को हम सर्कुमलोक्शन कहते हैं। या फिर इसकी ये परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी विचार को व्यक्त करने के लिए अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में शब्दों का प्रयोग करना। मतलब जो है किसी कोई बात है उसको छोटे शब्दों में कहने के बजाय गोल इधर उधर घुमाते रहो, इधर घुमाते हुए पूरा दिन उसी जो है बातों में जो है कह सकते हो बिता दो, इसी को सर्कुमलोक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण की बात करें तो आप जो है यह कहने के बजाय कि मुझे भूख लगी है, मान लो आपको भूख जब लगी हो, ये कहने के बजाय अपने घर में मम्मी से कहो कि अगर यह आप कहते हैं कि मेरा पेट अब खालीपन की स्थिति से संतुष्ट नहीं है, मतलब घूम फिरा के किसी बात को कहो, जबकि आपको भूख लगी है, यह अब ना कह करके अपने घर में कहो, अपनी मम्मी से कहो कि अब मेरा जो पेट है खालीपन की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब इनका यही कि मुझे भूख लगी है, जबकि इसको सीधा ना कह करके घूम फिरा के कहते हैं, इसी को हम सर्कुमलोक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी सवाल का सीधा जवाब देने से बचना चाहता है तो वह अक्सर सर्कुमलोक्शन का सहारा लेता है, इसी को हम सर्कुमलोक्शन कहते हैं। सभी परिभाषा हम बहुत ही सरल शब्दों में लेके आए हुए हैं। इतनी सरल परिभाषा ना तो आपको किसी बुक में मिलेंगी, ना ही गूगल करने से आपको मिलेंगी। चलेगा, अब अगला इसका जो एलिमेंट है कॉन्फ्लिक्ट है, इसको समझ लीजिएगा। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, संघर्ष। ये सभी के सभी ड्रामा के एलिमेंट हैं। ठीक है, ड्रामा में हमने देखा होगा क्योंकि किसी बात को बहुत घुमा फिरा कर बताते हैं, उसी प्रकार जो है ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, संघर्ष भी होता है। तो इसको भी हम समझेंगे यहाँ से। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए लिटरली जो है डिवाइस विच इन्वॉल्व ए स्ट्रगलर बिटवीन टू जो है अपोजिंग फोर्सेस अथवा पर्सन्स। मतलब जब ऐसा कह सकते हो, संघर्ष एक जो है लिटरली जो है डिवाइस है या फिर एक उपकरण है जिसमें दो विरोधी शक्तियाँ, या फिर जो किसी आपने नाटक देखा होगा, जब इसमें कोई दो पात्र जो कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो उनके बीच में संघर्ष होता है। हमने देखा होगा मूवी, हमने देखा होगा ड्रामा देखे होंगे, तो इसमें जो हीरो होता है, जो विलन होता है, ठीक है, जो गुंडा होता है, तो उनके बीच में एक संघर्ष होता है। ठीक है, क्योंकि हीरो अपने परिवार की रक्षा करता है, उसको बचाने का प्रयास करता है, जबकि जो कह सकते हो विलन होता है उनको मारने की कोशिश करता है, तो उनके बीच में एक संघर्ष होता है। इसी को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ड्रामा में। ठीक है, और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटोगोनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड्स क्रूशियल टेंशन इन एनी स्टोरी एंड इट्स यूज टू ड्राइव द नरेशन फॉरवर्ड। मतलब इसका यह हुआ कि संघर्ष जो है किसी भी कहानी में महत्वपूर्ण जो है तनाव प्रदान करता है। संघर्ष जो है किसी भी कहानी में एक तनाव पैदा करता है, एक टेंशन पैदा करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी मूवी आप जब देखते हो तो उसमें जो कि हीरो जो हीरोइन होती है उसकी कहानी अच्छे से चल रही होती है, फिर अचानक से कोई विलन आ जाता है बीच में, ठीक है, फिर उससे एक संघर्ष चलने लगता है, तो इस तरह से टेंशन उत्पन्न होता है इसके कारण। उसके बाद जो है कथा को जो है आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो संघर्ष होता है, जाहिर सी बात है कोई भी स्टोरी जब होती है, जब हीरो हीरोइन मान लो एक सिंपल में उसको दिखा रहे हैं, उसके लव को दिखा रहे हैं, तो जब उसमें विलन आएगा, जब उसमें संघर्ष होगा, तभी तो कहानी थोड़ा लंबा जो है लंबी तक जाएगी। जब उसमें हीरो आए होगा, जब उसमें विलन की जब एंट्री होती है तो कहानी और भी लंबी होती है, क्योंकि हीरो और जब कह सकते हो विलन के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जब संघर्ष होता है तो कहानी और भी लंबी खिंचती है। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। यहाँ से इसकी हिंदी में भी परिभाषा आप समझ सकते हैं। संघर्ष एक जो है साहित्यिक उपकरण है जिसमें दो विरोधी शक्तियाँ या जो है व्यक्ति, दो विरोधी व्यक्ति या फिर कोई शक्तियाँ, नायक या प्रतिपक्षी, मतलब जो है नायक और जो उसका जो विलन होता है, इनके बीच संघर्ष इसमें जो है शामिल होता है। संघर्ष जो होता है किसी भी कहानी में महत्वपूर्ण तनाव प्रदान करता है। वो संघर्ष कोई चाहे कॉमेडी हो या फिर कोई अन्य स्टोरी हो, तो इसमें संघर्ष जो होता है ये कहानी में तनाव लाता है, उसमें एक मोड़ देता है, कहानी को थोड़ा लंबा सा खींचता है और कथा को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो स्टोरी है
जो कथा है इसको बढ़ाने के लिए आगे इसका उपयोग किया जाता है कन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का। हम यदि उदाहरण के लिए बात करें तो किसी पात्र का सही और गलत के बीच चुनाव करना और अपनी जो इच्छा है इसको जो है अपने नैतिक मूल्यों से लड़ते हुए देखना, यही होता है संघर्ष। आपने देखा होगा हीरो को क्या सही है क्या गलत है, तो इसके बीच में चुनाव करता है। ठीक है, इसी को हम कह सकते हो संघर्ष कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब हम इसके अगले जो कि इसका एलिमेंट है डिक्शन। डिक्शन क्या है, डिक्शन को भी आप समझिएगा। चलिए डिक्शन को समझिएगा। डिक्शन क्या है, डिक्शन का जिसको हम कहते हैं शब्द शैली, डिक्शन को हम हिंदी में कहते हैं शब्द शैली। तो डिक्शन इज द राइटर्स प्रेसाइज वॉइस ऑफ वर्ड। मतलब जो है डिक्शन क्या है, डिक्शन जो लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं, इनके शब्दों का जो सटीक उच्चारण होता है, शब्दों का जो एक सटीक सा उच्चारण होता है, इसी को हम डिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण के लिए बात करें, जैसे कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्रिएट्स कलरफुल प्रोज। मतलब जो है अब ऐसे कह सकते हो उदाहरण के लिए, जैसे कि अलंकृत भाषा रंगीन गद्य जो है रचती है। ठीक है, और व्हील ए मोर फॉर्मल वोकेबुलरी जो है कन्वेज मैसेज इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। मतलब जो है जैसे कि अलंकृत जो भाषा होती है रंगीन जो है गद्य रचती है, जबकि अधिक औपचारिक जो शब्दावली होती है सीधे साधे ढंग से जो है संदेश पहुंचाती है। ठीक है, इसी को हम डिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, किसी बात को आप जब बोलते हैं तो फॉर्मल डिक्शन आप कैसे बोलोगे, जैसे कि जो है कुड यू बी सो काइंड आइज टू पास मी द मिल्क। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप इतनी कृपया करके मुझे दूध दे सकते हो। ये हुआ फॉर्मल डिक्शन, जिसको हम कहते हैं वॉइस ऑफ वर्ड। मतलब जो है जिसको हम कह सकते हो सटीक, या फिर जो है कह सकते हो एक अलंकृत भाषा रंगीन पद में इसको हम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला हुआ है औपचारिक शब्दावली, इसमें हम इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, क्या आप इतनी कृपया करके मुझे दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। उसके यदि हम इनफॉर्मल डिक्शन में बात कहें इसी को, तो इसमें हम कहेंगे गिव मी डैट। गिव मी मतलब होता है दे, मी मतलब मुझे, डैट मतलब होता है वह, तो मुझे वह दे, तो हो जाएगा आपका जो है इनफॉर्मल डिक्शन में। तो ये क्या है, डिक्शन क्या है, डिक्शन को समझो। डिक्शन जो है इसको हम हिंदी में शब्द शैली कहते हैं। तो लेखक के शब्दों का सटीक जो उच्चारण होता है इसी को हम डिक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अलंकृत भाषा जो है रंगीन ये गद्य रचती है, जबकि अधिक जो औपचारिक जो शब्दावली होती है ये सीधे साधे ढंग से संदेश को पहुंचाती है। जैसे कि ठीक है, अब अलंकारित गद्य कैसे रचती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो औपचारिक शब्दावली में किसी बात को हम कहेंगे जैसे कि क्या आप इतनी कृपा करके मुझे दूध दे सकते हैं। तो अलंकारित भाषा में जो है कह सकते हो रंगीन गद्य रचती है, जबकि अनौपचारिक जब हम कोई बात कहते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, मुझे वह दे। ठीक है, तो इस तरह से हम, क्योंकि इसका प्रयोग जो है लेखक जो है कह सकते हो शब्दों को सटीक उच्चारण करने के लिए इसका उपयोग करता है। ये जो है शब्द शैली होती है। तो इतना आपको इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से एपिथेट क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एपिथेट क्या है इसको समझिएगा। एपिथेट को हम हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। एपिथेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में जो कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम विश्लेषण कहते हैं। इसको हम हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। चलिए, एपिथेट को हम हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। तो एपिथेट्स आर अटैच्ड टू ए पर्सन्स नेम आर एपियर इन प्लेस ऑफ द देयर नेम। मतलब जो है एपिथेट क्या है, एपिथेट जो है कह सकते हो आर अटैच टू ए पर्सन नेम। मतलब जो है ये जो है किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े होते हैं। एपिथेट क्या है, आर अटैच मतलब होता है जुड़े हुए होते हैं, टू ए पर्सन नेम मतलब किसी व्यक्ति के नाम से, अथवा अपीयर इन द प्लेस ऑफ देयर नेम मतलब जो है किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े होते हैं या उसके नाम के स्थान पर दिखाई देते हैं। और इट इज द टर्म यूज एज द सब्सटीट्यूट फॉर द नेम ऑफ टाइटल ऑफ ए पर्सन। मतलब जो है इसका ये हुआ कि यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग
यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम या उपाधि के विकल्प के रूप में किया जाता है। किसी व्यक्ति की उपाधि के रूप में या फिर सरनेम जो पीछे लगाता है, इसी को हम एपिथेट कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एलेक्जेंडर द ग्रेट, तो एलेक्जेंडर को ग्रेट कहा गया है, महान कहा गया, सिकंदर महान। तो सिकंदर को महान जो इसके पीछे शब्द लगा है, ये कैसे लगा हुआ है, तो ये विश्लेषण उसका करता है, ठीक है, विश्लेषण है। तो इसी यही होता है एपिथेट। जैसे कि अपने नाम के पीछे सरनेम लगाना, पापा का नाम लगाना या फिर अपनी कास्ट का नाम लगाना, ये विश्लेषण है, यह कह सकते हो विशेषण है। तो इस तरह से आपको बताना है इसके बारे में। जैसे कि द बर्ड ऑफ एवन, जो कि शेक्सपियर को कहा जाता है। तो इस तरह से इनके नाम के पीछे इनको उपाधि मिलती है। जैसे कि महात्मा गांधी को जो है बापूजी कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो जो उपाधि उनकी मिली हुई है, इसी को हम एपिथेट कहते हैं। फिर जो है सर नेम के पीछे जो लगाते हैं, ठीक है, चलेगा। यहाँ से हिंदी में भी समझ सकते हैं इसको कि विशेषण क्या है। विशेषण किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े होते हैं, उसके नाम के स्थान पर दिखाई देते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम या उपाधि के विकल्प के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिकंदर महान, तो सिकंदर के पीछे महान लगा हुआ है, सिकंदर द ग्रेट। द बर्ड ऑफ एवन, जो कि शेक्सपियर को कहा जाता है। तो इस तरह से आपको लिख सकते हैं इसके बारे में। फिर है जो है यूफेमिज्म, क्या होता है इसको समझिएगा। यूफेमिज्म क्या है इसको समझिएगा, ठीक है। तो ए वर्ड अथवा फ्रेज, ए वर्ड अथवा आर फ्रेज यूज द वर्ड सेइंग एंड अनप्लेजेंट आर ऑफेंसिव वर्ड इज कॉल्ड द यूफेमिज्म। मतलब इसका यह हुआ कि किसी जो है अप्रिय या फिर जो है आपत्तिजनक शब्द, अवर्ड सेइंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपत्तिजनक या शब्द को है कहने से बचने के लिए प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को हम व्यंजना कहते हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है व्यंजना, इसको हम व्यंजना कहते हैं। तो व्यंजना क्या होता है, कोई ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि आप जिसको नहीं कह पाते हो तो उसको किसी अन्य तरीके से आप कहते हो, तो इसी को हम कह सकते हो, इसी को हम कहते हैं व्यंजना, फिर यूफेमिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इतनी परिभाषा आपको रखना है। ये क्या है, ए वर्ड अथवा फ्रेज यूज द अवर्ड सेइंग एंड द अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का मतलब होता है कि आपत्तिजनक कुछ शब्द होते हैं या फिर कुछ बातें होती हैं, ठीक है। तो किसी जो है अप्रिय या फिर किसी आपत्तिजनक शब्द को कहने से बचने के लिए जो प्रयुक्त जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर वाक्यांश को हम व्यंजना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सी पास्ड अवे टू इंसीड ऑफ डाइड, मतलब जो है इसका यह हुआ, इसका अर्थ है कि वह मर गई। वह मर गई की कहने के बजाय आप कहते हैं कि वह जो है गुजर गई। तो इस तरह के कह सकते हो आपत्तिजनक जो शब्द हम नहीं कहते हो। जैसे कि कोई काना है तो किसी काने व्यक्ति को आप काना नहीं कहते हो, बल्कि कहते हो कि इनको जो है दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो किसी शब्द को जो आपत्तिजनक जो शब्द है, इनको जो है इनसे बचने के लिए इनके स्थान पर जब कोई हम दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है, वाक्यांश हम प्रयोग करते हैं, तो इसी को हम व्यंजना कहते हैं। यही होता है यूफेमिज्म कहो, इसको कहा जाता है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। इसकी आप हिंदी में भी परिभाषा है, ऐसा समझ सकते हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है व्यंजना। तो किसी अप्रिय मतलब जो प्रिय नहीं है या फिर कोई आपत्तिजनक कोई शब्द है, इसको कहने से बचने के लिए आप जो अन्य जो कोई शब्द प्रयोग करते हैं या फिर वाक्यांश का जो आप यूज करते हैं, इसी को हम व्यंजना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वह मर गई, तो वह मर गई की बजाय आप कहते हैं कि वह गुजर गई। तो ये होता है व्यंजना। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है लंगड़ा है या फिर कोई जो है काना है, तो आप उसको सीधे काना नहीं कहते हो, बल्कि कहते हो कि उसको दिखाई नहीं देता, या फिर कोई लंगड़ा कहते हो उसको चलने में दिक्कत है। तो ये होता है व्यंजना। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर हम यहाँ से अगला जो इसका एलिमेंट है टाइप ऑफ ड्रामा का, इसको हम समझेंगे, जो कि दिया हुआ है कि महिला प्रोपिज्म क्या है, इसको हम समझेंगे। महिला प्रोपिज्म क्या है इसको समझ लीजिएगा। इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं क्रूरतावाद। क्रूरतावाद इसको कहा जाता है। यह क्या होता है इसको समझिएगा। चलिए,
ये क्या है? ए मैलाप्रोबिज्म इज द मिस्टेक यूज ऑफ द इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ ए वर्ड विद द सिमिलर साउंड रिजल्टिंग इन ए नॉनसेंशियल समटाइम्स होमरस जो है यूट्रेंस। तो ये क्या है? तो ये जो है, जो मैलाप्रोबिज्म जो है एक गलत शब्द है, एक गलत शब्द का समान ध्वनि वाले शब्द के स्थान पर गलत प्रयोग है। मतलब जो है वैसे कह सकते हो, एक जो है गलत शब्द का समान ध्वनि वाले शब्द के स्थान पर गलत प्रयोग। मतलब कोई शब्द है, ठीक है, सेम उसी प्रकार मिलता जुलता कोई शब्द है जो कि गलत है, उसी जब स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो इसी को हम मैलाप्रोबिज्म कहते हैं। ठीक है, और रिजल्टिंग इन द नॉन सेंसनल और जो है समटाइम्स होमरस ऑन यूटरेंस। इसका मतलब ये होता है कि जिसके जो है परिणाम स्वरूप निरर्थक कभी कभी जो है, क्योंकि जाहिर से बात कोई अर्थ है जैसे कि, तो अब अर्थ का कोई मीनिंग जैसे कि मैलाप्रोबिज्म लिखा हुआ है तो इसको आप जो है गलत शब्द लिख दो, इसके जो है मीन कह सकते हैं इसके अक्षर जो है जो कि आई यहाँ से लिखा हुआ ई लिख दो, अभी अन्य कोई शब्द इसमें हटा दो, तो इस तरह से अर्थ का अनर्थ बन जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या है इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कभी कभी हास्यपूर्ण कथन भी निकलता है, तो इसी को हम मैलाप्रोबिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें हम, तो एग्जाम्पल जैसे कि इसका है किड समवन सेज आई हैव द स्लोपी क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ आई हैव द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब जिसका ये हुआ कि उदाहरण के लिए यदि कोई जो है व्यक्ति, ठीक है, मेरे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब कोई यदि व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बजाय ये कहने के बजाय यदि आपसे वो कहे कि मेरे पास एक मैला प्रश्न है, मैला प्रश्न है मतलब गलत प्रश्न है, भद्दा कोई प्रश्न है, तो इसी को हम मैलाप्रोबिज्म कहते हैं। ठीक है, इतनी से परिभाषा आपको लिखना है। मतलब जो है इसका क्या है, मैलाप्रोबिज्म एक जो है गलत शब्द का समान ध्वनि वाले, मतलब कोई एक गलत शब्द है वो उसकी ध्वनि भी समान है, ठीक है, तो उस स्थान पर गलत प्रयोग है जब किया जाता है तो इसी को हम मैलाप्रोबिज्म कहते हैं। इसके कारण जो है कभी कभी शब्द का जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कभी कभी जो है हास्य वाले भी इसका हास्य का भी अर्थ निकलता है, लोगों की हंसी भी आती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मैलाप्रोबिज्म। हिंदी में तो हम समझे तो मैलाप्रोबिज्म जो है गलत शब्द का समान ध्वनि वाले, कोई गलत शब्द है उसका भी समान ध्वनि है उसी शब्द से मिलता जुलता, इसका जो है गलत प्रयोग है जिसके फलस्वरूप निरर्थक कभी कभी जो हास्यपूर्ण कथन जो है निकलता है। उदाहरण के लिए यदि जो कोई व्यक्ति आपके पास, मतलब यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कहने के बजाय वो कहता है कि मेरे पास एक मैला प्रश्न है, गंदा प्रश्न है, इसी को हम मैलाप्रोबिज्म कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर इसमें लास्ट में इसका जो एलिमेंट बचा हुआ है ड्रामा का, इसको भी समझ लीजिएगा। एपीलॉग, एपीलॉग क्या है इसको समझिएगा। एन एपीलॉग इज ए पीस ऑफ रिटिंग एट द एंड ऑफ वर्क ऑफ जो है लिटरेचर। मतलब जिसका ये हुआ कि एपीलॉग क्या है, एपीलॉग को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको समझिएगा। एपीलॉग को कहते हैं हम उपसंहार कहते हैं। जैसे कि कोई आप जो निबंध लिखते हैं तो लास्ट में आप जो है कंक्लूजन लिखते हैं, फिर उपसंहार लिखते हैं उसी में, तो उपसंहार यही होता है। तो उपसंहार क्या है, उपसंहार जो है एन एपीलॉग इज द पीस ऑफ रिटिंग एट द एंड ऑफ द वर्क ऑफ जो है लिटरेचर। इसका मतलब ये हुआ कि उपसंहार जो है किसी जो साहित्यिक कृत है इसके अंत में, रिटिंग एट द एंड वर्क मतलब जो किसी कहानी किसी निबंध के जो अंत में जो लिखा जाता है, जो लिखा गया जो अंश होता है, जो पार्ट होता है, इसी को हम उपसंहार या फिर एपीलॉग कहते हैं। इट सर्व्स एज द जो है कंक्लूजिंग टू द स्टोरीज इवेंट। मतलब जो है या जो है कहानी की घटनाओं के निष्कर्ष के रूप में कार्य करता है। जैसे कि कहानी का निष्कर्ष क्या है, कहानी क्या उद्देश्य देती है, कोई ड्रामा क्या उद्देश्य दे रहा है, तो ये जो लास्ट में लिखा जाता है तो इसी को हम एपीलॉग कहते हैं। ठीक है, और इट इज व्हेन द ऑथर स्टेप्स इन द स्पीक डायरेक्टली टू द रीडर। मतलब जो है इसका ये हुआ कि यह जो है तब होता है जब लेखक जो है आगे कह सकते हो आगे आता है और सीधे पाठक से जो है बात करता है।
मतलब जो है लेखक ही क्योंकि कंक्लूजन लिखता है, क्योंकि कहानी का उद्देश्य क्या है, जिससे जो है जो पढ़ने वाला है उसको इसका जो उद्देश्य पता चल सके। और जो है यहाँ से फिर लिखा हुआ कि एपिलॉग आर यूजली सेट इन द फ्यूचर आफ्टर द मेन स्टोरी इज कंप्लीटेड। मतलब जो है उपसंहार जो है, जो एपिलॉग है, आमतौर पर भविष्य में या फिर जो है मुख्य कहानी पूरी होने के बाद या फिर घटित होने के बाद, ये जो है कह सकते हो उसका उद्देश्य क्या है। या फिर कोई किरदार आपने देखा होगा कोई मूवी वगैरह, तो उसमें हीरो के जो है लास्ट में दिखा देते हैं कि वहां से कूद गया, तो बाद में दिखाते हैं कि जिंदा बचा कि नहीं बचा, तो इसी के लिए इसको लिखा जाता है, इसी को हम उपसंहार कहते हैं। जैसे कि धड़क मूवी आई थी, तो धड़क मूवी जो आई थी, जो कि तुषार कपूर की शायद मेरे हिसाब से है, जानवी कपूर की है मूवी। तो उसमें जो है लास्ट में जब मार दिए जाते हैं, जो कि हीरो जो होता है मेन, तो उसमें लोग काफ़ी जानने की कोशिश करते हैं हीरो बचा है लास्ट में कि नहीं बचा हुआ है। उसी बार शिद्दत मूवी है, शिद्दत मूवी में भी जो है कह सकते हो हीरो को दिखाते हैं जो प्लेन से कह सकते हो जब गिरता है, तो उसमें भी लोगों की जानने की इच्छा रहती है कि आखिर हीरो बचा है कि मर गया है। तो उसमें जो लेखक होता है जब उसी स्टोरी की आगे की कहानी को बताता है कि लेखक को है उसमें जो मेन किरदार है हीरो के साथ क्या हुआ, तो इसी को हम उपसंहार कहते हैं। सिंपल से परिभाषा इतनी आपको लिखना है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो जीबी शाह ने अपने सबसे इनका जो प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है, जेबी शाह एडेड द एपिलॉग टू द हिज मोस्ट फेमस प्ले। मतलब इसका एक बहुत ही फेमस कह सकते हो इनका एक प्रसिद्ध नाटक है जो कि पैग मेलियन, इनका एक जो नाटक है पैग मेलियन, इसमें जो है इन्होंने एंडिंग वाज द नॉट क्लियर एंड रीडर्स वांटेड द समथिंग मोर एज द हैप्पी एंडिंग, सो सा एडेड द एपिलॉग टू जो है टरवार्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो नाटक था जेबी शाह का, वो आपका था पैग मेलियन। तो इसमें इन्होंने जो है कह सकते हो उपसंहार, क्योंकि उनका जो है अंत स्पष्ट नहीं था, इसलिए पाठक कुछ और दुखद अंत इसके थे, इसलिए जो साथ है जो जेबी साथ है इन्होंने उपसंहार को लास्ट में जोड़ा था कि आखिर जो मेन पात्र है उसके साथ लास्ट में क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। यहाँ से हिंदी भी इसके आप समझ सकते हैं कि उपसंहार क्या है। उपसंहार जो है जिसको हम कहते हैं एपिलॉग, तो ये जो है उपसंहार किसी जो है साहित्यिक कृत के अंत में लिखा गया एक अंश होता है, ठीक है, कंक्लूजन होता है, या जो है कहानी की घटनाओं के निष्कर्ष के रूप में जो है कार्य करता है, या जो है तब होता है जब लेखक आगे जो है आता है और सीधे पाठक से बात करता है। और उपसंहार आमतौर पर भविष्य में या फिर जो है मुख्य कहानी पूरे होने के बाद घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताता है, ठीक है, उसका सार होता है। उदाहरण के लिए जिससे हम बात करें तो जेबी शाह ने सबसे इनकी एक प्रसिद्ध जो पुस्तक नाटक था इनका, ठीक है, पैगमेलियन, इसमें इन्होंने जो उपसंहार शब्द जोड़ा था क्योंकि उनको जो है कह सकते हो जो पाठक थे उनका कहते हैं सुखद अंत हुआ है, कह सकते हो इन मेन किरदार का, या फिर दुखद हुआ है, इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए जेबी शाह ने इस शब्द को जोड़ा था। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। इतने ही इसके एलिमेंट थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। ये आज की हमारी कंप्लीट यूनिट थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की हमारी क्लास कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगली हमारी क्लास रहेगी यूनिट 3 की, जो कि कल हमारी ये भी कंप्लीट आएगी। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।